वन एवं वन्य जीव संसाधन। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वन क्या होता है। ठीक है, ऐसा भूभाग जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है वह वन कहलाता है। कह रहा है कि ऐसा पृथ्वी पे एक ऐसा क्षेत्र, भू क्षेत्र, जहाँ पे वृक्षों की संख्या क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ही सामान्य जगहों से क्या है, बहुत ही अधिक पाई जाती है। उसे हम क्या, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है वो अत्यधिक जैव विविधताओं से क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह प्राथमिक उत्पाद है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वन क्या है, एक प्राथमिक उत्पाद है। ठीक है, अब वन पे ही, इस प्राथमिक उत्पाद पे ही सभी जीव क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये तो वन के बारे में था। अब एक शब्द है वानिकी। पहले तो हम ये जानेंगे कि वानिकी क्या होता है। ठीक है, वन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब वानिकी से क्या अभिप्राय, वनों से विभिन्न उत्पाद प्राप्त करना वानिकी कहलाता है। कह रहा है कि वनों से विभिन्न उत्पादों को प्राप्त करना मतलब कि यूजफुल थिंग्स को पाना। ठीक है, वन से उपयोगी चीज़ों को पाना जो मनुष्य के संसाधन के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वानिकी कहते हैं। ठीक है, कृषि की तरह वानिकी भी एक प्राथमिक व्यवसाय है। कह रहा है कि कृषि की तरह वानिकी मतलब कि खेती करने की प्रक्रिया जो है, उसी तरह वानिकी भी एक क्या है, प्राथमिक व्यवसाय है। वनों से अनेक प्रकार के पदार्थ जैसे इमारती लकड़ी, ईंधन, ठीक है, इत्यादि हमें मिलते हैं। कह रहा है कि वनों से अनेक प्रकार के सब्सटेंस मतलब कि पदार्थ जैसे इमारती लकड़ी मतलब कि ऐसी लकड़ी जिससे इमारतें बनाई जा सके, ईंधन, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, वन से मिलती हैं। इनसे प्राप्त लकड़ी के आधार पर गुणों को ध्यान देकर वनों को कोमल व कठोर लकड़ी के वनों के रूप में बांटा गया है। कह रहा है कि जो लकड़ियाँ, वनों से प्राप्त जो लकड़ियाँ हैं, अब लकड़ियों में भी क्वालिटी होती है। जैसे कुछ लकड़ियाँ होती हैं कठोर होती हैं, कुछ होती हैं कोमल होती हैं, मतलब मुलायम होती हैं। तो लकड़ियों के कोमल और कठोरपन होने के कारण उन्हें अलग अलग रूपों में, वनों के रूप में बांट दिया गया है। ठीक है, उनके गुणों को ध्यान में रख करके। ठीक है, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो वन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आज का टॉपिक है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, ये क्या होता है। भारत जैव विविधता के मामले में एक संपन्न देश है। कह रहे हैं कि भारत जैव विविधता मतलब कि यहाँ पे अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इस मामले में विश्व में संपन्न, सबसे ज़्यादा संपन्न देशों में से एक माना जाता है। विश्व में लगभग 16 लाख प्रजातियां। कह रहा है कि विश्व में लगभग 16 लाख क्या है, जैव उपजातियां हैं। ठीक है, इनमें से लगभग 8% प्रजातियां ही भारत में पाई जाती हैं। मतलब विश्व में लगभग 16 लाख प्रजातियां हैं। ठीक है, और इनमें से लगभग केवल 8% ही प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्राणी जात की बात की जा रही है। अभी ये जो उपजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, किस किस फॉर्म में पाई जाती हैं, देखिए। पहला है प्राणी जात। ठीक है, प्राणी जात में लगभग 81,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा है वनस्पति जात। वनस्पति जात में 47,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो वनस्पति उपजाति है, ठीक है, वनस्पति उपजातियों में 15,000 जो है उपजातियां ऐसी हैं जो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, वनस्पति उपजातियों में 15,000 ऐसी उपजातियां हैं जो क्या हैं, भारतीय मूल की हैं। भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा। कह रहा है कि 10% वनस्पति जात, ठीक है, 10% वनस्पति जात और जो 20% है वह स्तनधारी जीव के मतलब क्या है, लुप्त होने का खतरा है। लुप्त मतलब कि गायब। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं लुप्त होने वाले जीवों में कौन कौन है। इनमें चीता, ठीक है, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू
और मधुका इंसिग्निस, ये महुआ की जंगली किस्म है, ठीक है। और हुबरडिया हिप्टान्यूरॉन, ये एक घास की प्रजाति है। ये पौधे भी इसमें शामिल हैं, मतलब कि कुछ जानवर हैं, कुछ वनस्पति जाते हैं, प्राणी जाते हैं, कुछ वनस्पति जाते हैं। इनके लुप्त होने का खतरा क्या है, बहुत ही अधिक है। यहाँ पे जिनकी सूची दी गई थी ये बहुत ही तेजी से क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। वास्तव में ऐसा, मतलब वास्तव में कोई बता नहीं सकता है कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमें मतलब यहाँ से तो आंकड़ों का अंदाजा नहीं लगाया सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो भी हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, वह हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, मतलब हमारे इकोसिस्टम के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं है, ठीक है। लुप्त होने वाले वन, कुछ ऐसे वन भी हैं जो क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा। कह रहा है कि देश में जो वनों का आवरण है, मतलब कि हम देश में वन जहाँ जहाँ पे हैं, लगभग 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में के अंतर्गत आते हैं। यह अनुमान है, ठीक है, यह अनुमानित आंकड़ा है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र, मतलब देश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका केवल 24.16% ही यह पार्ट है। अब इसमें वनों में कौन कौन से लुप्त होने वाले वन है। पहला है सघन वन, जो 12.2% है, ठीक है। दूसरा है खुला वन 9.14%, और तीसरा है मैंग्रोव वन, ठीक है, 0.14%। अब यहाँ पे रिपोर्ट तैयार की गई, ठीक है। वन गायब होने लगे, मतलब इनके लुप्त होने की वजह से, ठीक है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई 2015 के अनुसार। वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। कह रहा है कि 2015 के अनुसार एक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई कि 2013 से जो सघन वन हैं, ठीक है, उनके क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी, ठीक है, तथा वृक्षारोपण से हुई है। अब जो वनों की वृद्धि हुई है सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर, यह किस वजह से हुई है कि वन संरक्षण उपाय को अपना करके, मतलब कि वन को संरक्षित करने के लिए जो उपाय, जो तरीके बताए गए थे उससे, ठीक है। प्रबंधन की भागीदारी, उसके लिए जो प्रबंधन, जो व्यवस्था की गई थी, उन सब की सहायता से, वृक्षारोपण करके, ठीक है। तो इन सभी के माध्यम से सघन वनों के क्षेत्र में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो श्रेणियां हैं, ठीक है, किन किन श्रेणियों में इसे बांटा गया है, आइए देखते हैं। पहला है सामान्य जातियां, ठीक है। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। कह रहा है कि ऐसी जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य, मतलब कि नॉर्मल ऐसी संख्या है जो सामान्य मानी गई, ना तो बहुत ही अधिक है और ना ही कम है। और उसमें पशु, शाल, ठीक है, चीड़, कृंतक आदि, ये सभी क्या हैं, सामान्य जातियों में आते हैं। नेक्स्ट है संकटग्रस्त जातियां, ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है। ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण संख्या कम हुई है, अगर ऐसे ही जारी रही तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। कह रहा है कि जो संकटग्रस्त जातियां, ऐसी जातियां, इनके लुप्त होने का खतरा क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब इनके अकॉर्डिंग अगर इनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं रही, ठीक है, विषम परिस्थितियां रही, तो इनकी संख्या और भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, और इनका जीवन, मतलब कि जीवित रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मतलब मणिपुरी हिरण, ये सभी क्या है, संकटग्रस्त जातियाँ।
कि इनको इनके जीवन मतलब कि जीवित रहने के अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं, विषम परिस्थितियां मिल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जीवन आने वाले समय में भी और क्या हो जाएगा, संघर्षपूर्ण हो जाएगा और भी कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट है सुभेद्य जातियां, ठीक है। सुभेद्य जातियां क्या होता है, ऐसी जातियां जिनकी संख्या कम हो रही है, ध्यान से समझिएगा कि ऐसी जातियां जिनकी संख्या दिनों दिन क्या हो रही है, कम हो रही है, इनकी संख्या पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली तो इनकी संख्या में कमी होने के साथ ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। कह रहा है ऐसी जातियां जिनकी संख्या क्या है, कम हो रही है। अब इनकी संख्या पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां मतलब कि इनके अनुकूल, यहाँ पे भी कह सकते हैं कि इनके अनुकूल अगर परिस्थितियां नहीं रही, विषम परिस्थितियां रही, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी होने लगेगा और जब कमी होने लगेगी इनकी श्रेणी बदल करके क्या आ जाएगी, संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसकी बात की जा रही है, कौन कौन से प्राणी इसमें है। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सभी किसमें आती हैं, सुभेद्य जातियों में आती हैं। अगर आने वाले समय में इनको जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली तो ये भी किसमें आ जाएंगी, संकटग्रस्त जातियों में। नेक्स्ट है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां क्या होता है, ऐसी जातियां मतलब इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, इन्हें प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदली तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। यहाँ पे भी थोड़ा सा सेम है कि ऐसी जातियां जिनकी संख्या क्या है, बहुत ही कम है या सुभेद्य है, ठीक है। सुभेद्य जातियों में क्या बताया गया था कि जिनकी संख्या कंटिन्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, विषम परिस्थितियां नहीं बदली मतलब उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं हुई तो ये भी क्या होंगी, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां क्या होता है, आइए देखते हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां। कह रहा है कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग मतलब कि स्पेसिफिक एरिया, किसी विशेष स्थान पे ये जातियां पाई जाती हैं, जैसे अंडमान टेल, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। ये सभी जातियां क्या हैं, स्थानिक जातियों के अंतर्गत आई जाती हैं और ये किसी विशेष जगह पर ही पाई जाती हैं, हर जगह सब जगह यह उपस्थित नहीं होती। नेक्स्ट और आखिरी है जातियों में लुप्त जातियां। अब लुप्त जातियां क्या होता है, ऐसी जातियां जिनके निवास स्थानों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई। कह रहे कैसी जातियां, अब इनका पता लगाने के लिए सर्च अभियान चलाया गया कि भाई ये जीवित हैं कि नहीं हैं, ठीक है, कितनी मात्रा में है, मतलब कितनी मात्रा मतलब कितने नंबर कितने क्वांटिटी में है, ठीक है, तो पता लगाया गया। तो इनकी खोज करने पे जब इनके रहने वाले स्थान पर गया, ठीक है, सर्चिंग के लिए जाया गया तो यहाँ वहाँ पर इन जातियों की अनुपस्थिति पाई गई, मतलब वो अवेलेबल नहीं थी, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई। कह रहा है ये जो लुप्त जातियाँ हैं, ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि ये देश, प्रदेश, महाद्वीप या ऐसा कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी से ये क्या हो गई हैं, गायब हो गई हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, ठीक है। अब गुलाबी सिर वाली बत्तख को पिंक कलर से कर दिए हैं तो आप लोगों को जल्दी से मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है, लुप्त जातियों के एग्जाम्पल्स, ठीक है। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख इसके क्या हैं, लुप्त जातियों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी जिक्र हुआ था कि लुप्त जातियों में एशियाई चीता के बारे में, थोड़ा सा हम एशियाई चीता के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एशियाई चीता भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता है, ठीक है, भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज, इसकी स्पीड लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है, ठीक है। ये इतनी रफ्तार से क्या कर सकता है, दौड़ सकता है। जो बिल्ली परिवार का एक अजूबा है और विशिष्ट सदस्य है। अब बिल्ली परिवार का एक अद्भुत जीव है, ठीक है, बिल्ली परिवार का ये क्या है, एक अद्भुत जीव है और बहुत ही बड़ा सदस्य है, मतलब किसकी साइज क्या होती है, बिल्लियों के आकार से काफ़ी बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के एशियाई चीते भारत के बाहर एशियाई चीते पाकिस्तान के बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आदि क्षेत्रों में पाए जाते थे। वर्तमान में एशियाई चीते ईरान के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कह रहा है कि जो एशियाई चीते हैं हर जगह नहीं पाए जाते हैं,
ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान इत्यादि क्षेत्रों में, मतलब आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्तमान में जो एशियाई चीता हैं वह केवल ईरान के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और एक क्षेत्र और है, ठीक है, इसकी जो दूसरी प्रजाति है वह वहाँ पे पाई जाती है। तो इसकी एक अन्य प्रजाति भी है जो अफ्रीका में ही पाई जाती है। मतलब कि वर्तमान समय में दो जगह ही यह एशियाई चीते पाए जाते हैं, एक तो है ईरान और दूसरा है अफ्रीका। अब देखिए ये गायब कैसे हो गए? शिकार करने व इन्हें कैद में रखने के कारण ये विलुप्त होने की स्थिति में है। कह रहा है शिकार होने की वजह से, मतलब शिकार करने की वजह से इनका शिकार किया गया था अपने ब्रिटिश शासन काल में, ठीक है। तो शिकार करने की वजह से क्या हुआ, और इन्हें कैद में रखने की वजह से, अब कैद में रखने से अभिप्राय क्या है कि कैद में रखा जाता था तो प्रजनन नहीं करते थे ये, ठीक है, जो फीमेल थी, प्रजनन नहीं होने की वजह से वही बच्चे नहीं आते थे, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आती थी, तो इनका ग्रोथ नहीं हो पाया, वहीं पे रुक गया, ठीक है। तो इन्हें कैद कर लिया जाता था, शिकार कर लिया जाता था, मार दिया जाता था, जिसकी वजह से इनकी संख्या क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई और आज ये लुप्त होने की कगार पर है। भारत में यह जाति को सरकार ने वर्ष 1951-52 1951-52 में लुप्त घोषित कर दिया था। भारत में यह जाति को सरकार ने 1951-52 में क्या कर दिया था, लुप्त घोषित कर दिया गया था। इसे भारतीय चीते के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये तो था एशियाई चीता के बारे में, ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा वनों के बारे में, ठीक है। वनों, भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। कह रहे हैं कि भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान जब औपनिवेशिक शासनकाल था, ब्रिटिश का शासनकाल था, उस समय की हम बात कर लेते हैं। तो रेल लाइन बिछाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज में अपने, मतलब यहाँ से जैसे जो कपास की खेती होती थी, ठीक है, कॉटन की, तो उसे यूरोपियन कंट्री, मतलब अपने कंट्री में पहुंचाने के लिए या किसी अन्य कंट्री में पहुंचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, रेल लाइन को बिछाना शुरू कर दिए, एक जगह से दूसरी जगह क्या करने के लिए, माल को डिलीवर करने के लिए। तो रेल लाइन बिछानी थी उस समय, तो क्या किए ये लोग, डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिए, वनों की कटाई, वनों को जलाना शुरू कर दिए। अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वनों का नुकसान हुआ, ठीक है। वो लोग तो भाई, उन लोग को बस प्रॉफिट से ही मतलब होता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स को। कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, अब इन सभी की क्रियाओं में क्या हो गया, वृद्धि से हुआ, ठीक है। वनों मतलब कि खेती बढ़ गई, वनों को काट के जगह बना दिया गया, जमीन, खाली जमीन हो गई, वहाँ पे खेती कर ली गई। व्यवसाय, व्यापार करने के लिए उद्योग लगा करके, ठीक है, वनों को काट करके। वाणिज्य, वानिकी, ऐसी चीज़ों का ही उत्पाद किया जाने लगा वनों को काट करके, जिससे क्या हो कि मनुष्य मतलब अर्निंग कर सके, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स का ही कार्य बहुत ज़्यादा था, मतलब ब्रिटिश के ही क्षेत्र में, ब्रिटिश के ही काल में ये सब हुआ है। खनन क्रियाओं में वृद्धि से खनन, बहुत ज़्यादा माइनिंग की जाने लगी। अब जिसकी वजह से वनों को बहुत ज़्यादा क्या हो गया, नुकसान हो गया और निम्नीकरण होते चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद कृषि का विस्तार वनों के सिकुड़ने कम होने से हुआ है। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद जब कृषि का जो विस्तार हुआ है, वनों के सिकुड़ने मतलब कम होने से हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बेनिफिट है, लेकिन क्या है, लॉस भी है। कोई भी चीज़ का अगर पॉजिटिव होता है तो उसका निगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि आज़ादी मिली, कृषि का एक्सपेंशन भी हुआ, खेती का विस्तार भी हुआ, लेकिन किसकी वजह से, वनों के सिकुड़ने, मतलब कि वनों के कटाई की वजह से, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 80 के बीच की बात की जा रही है, लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदला गया। कह रहा है कि भारत में एक वन सर्वेक्षण किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग 1951 टू 1980 के बीच की बात की जा रही है, लगभग 30 सालों के बीच की बात की जा रही है। तो 26,200 वर्ग किलोमीटर में जो वन क्षेत्र था उसको कृषि भूमि में, मतलब खेती करने के योग्य भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। वनों के निम्नीकरण का कारण झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती है। अब झूम खेती और स्लैश और बर्न खेती क्या होती है, मतलब ये अथवा दोनों सेम ही है लगभग। तो झूम खेती क्या होती है, पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि लोग एक जगह खेती करते थे जहाँ पे उन्हें पानी का संसाधन आसानी से अवेलेबल हो जाए, तो एक जगह खेती करते थे, छोटा सा भूमि का टुकड़ा चूज करते थे, और वहाँ पे उस भूमि को
चूज किए हुए सिलेक्टेड एरिया को वह जोत करके, ठीक है, उसे उस पर मेहनत करके उसे उपयोगी बनाते थे, मतलब कि फसल उत्पादित करने के लिए। तो अब वहाँ पे खेती किए, साल भर 6 महीने किए, ठीक है, लगातार करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, खेती करने के बाद वो उस जगह को छोड़ करके चले जाते थे। छोड़ के जाने से पहले उसे जला दिया जाता था, वो जला दिया जाता था। क्यों? साइन के रूप में, ताकि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे खेती हो चुकी है। अब एक जगह चेंज कर दिया, वहाँ की उपजाऊनेस धीरे धीरे खत्म हो जाती थी। लगातार खेती करने से उस जगह की उपजाऊपन खत्म हो जाती थी, मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती थी। तो वो जगह छोड़ दिए, फिर कुछ दूर जा करके, ठीक है, कुछ किलोमीटर डिस्टेंस पे हम कह सकते हैं, वो जा करके आगे बढ़ करके फिर वहाँ पे वही काम प्रोसेस चालू कर देते थे। उस जगह पे खेती करते थे। खेती करने के बाद साल 2 साल, मतलब खेती करने के बाद उसे जला देते थे, ठीक है। जब देखते थे कि मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है, फसल के उत्पादन में कमी होती जा रही है, तो जला देते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता था? झूम खेती या स्लैश और बर्न खेती, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, झूम खेती। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हिमालय व यव संकट में। हिमालय यव क्या है भाई? हिमालय पर्वत की बात नहीं की जा रही है। ये एक प्रकार का चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। एक औषधि पौधा है। औषधि मतलब जानते ही हैं, मेडिसिन से अभिप्राय है दवा, ठीक है। यह एक औषधि पौधा है जो हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टकसाल नामक रसायन निकाला जाता है। कह रहा है कि जो चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, ये एक औषधि पौधा, मतलब कि इस पौधे से मेडिसिन बनाया जा सकता है। ये कहाँ पाया जाता है? हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों, जड़ों से क्या बनाया जाता है? टकसाल नामक रसायन, ठीक है। अब टकसाल नामक रसायन बनाया जाता है, तो भाई टकसाल क्या है? इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। टकसाल नामक जो रसायन बनाया जाता है, अब इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इससे बनी दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। अब कह रहा है जो टकसाल से जो कैंसर का इलाज के लिए दवा बनता है, ठीक है, ये जो दवा है विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंसर औषधि है। विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंसर औषधि है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। कह रहा है कि पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जो विभिन्न क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पे सदा ये जो चिड़ की प्रकार का एक सदाबहार जो वृक्ष है जिसकी बात की जा रही है, यह क्या हो गए हैं? सूख गए हैं, ठीक है। ये तो था अभी तक इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, वन हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक मात्रा में हम वृक्षारोपण कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।